गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में कक्षा 11वीं के समुच्चय चैप्टर को कर रहे थे मैथमेटिक्स में, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से समुच्चय के और गुणधर्म परिभाषित होते हैं। अब हम आज बात करेंगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में, है ना। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार कि कौन कौन से समुच्चय जो है वह गणित में परिभाषित होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आता है परिमित समुच्चय। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। अब ध्यान से देखिएगा, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय में नाम से ही पता है, परिमित मतलब जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या गणना योग्य हो, है ना, जिसे हम गिन सके, गणना योग्य हो, वह क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय कहलाते हैं। उसी प्रकार से अपरिमित समुच्चय में वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब अपरिमित बोल सकते हैं ना, अपरिमित हो, नॉन काउंटेबल हो, अपरिमित हो, है ना, वह क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर है ना, जैसे ए आई, ए ई आई, ओ यू, ये सारे के सारे जो अवयव है यह गणना योग्य है, इसलिए ये परिमित समुच्चय में आएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और यह है वर्ष के महीने जो अक्षर जे से प्रारंभ होते हैं या ज से प्रारंभ होते हैं, तो हम बोल सकते हैं जनवरी, जून और जुलाई, है ना, जनवरी, जून और जुलाई। और कोई होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई नहीं होता। ये 3 महीने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनमें जो अवयव है निश्चित है, गणना योग्य है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। अनिश्चित में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, और मामला आगे बढ़ता जाएगा। यहां से हम होल नंबर का समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ता जाएगा, या फिर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये सारे ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयव जो है वो असंख्य हैं, अगणित है, जिनको हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। ठीक है जी, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब देखिएगा, सेकंड जो कैटेगरी आती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय या इसे बोलते हैं वॉइड, या फिर नल, या फिर एम्प्टी सेट, है ना। अंग्रेजी में इसके 3 अलग अलग नाम हैं। वॉइड बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। नाम से ही इसका काम परिभाषित हो रहा है। वह समुच्चय
जिसमें एक भी अवयव उपस्थित न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है ना, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाय या फिर मंझले कोष्ठक को खाली छोड़ दो तो यह नोटेशन होता है रिक्त समुच्चय का, से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, वर्ष का वह महीना जो के अक्षर से प्रारंभ होता हो। वर्ष का महीना जो के से प्रारंभ होता हो, है ना, के से प्रारंभ होता हो। ठीक है, होता हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो फाय आएगा, या फिर मंझले कोष्ठक में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ष का महीना नहीं है जो के अक्षर से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? 0 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना, 0 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसके हल में भी हम बोल सकते हैं कि इसका हल भी क्या होगा, फाय होगा, या फिर मंझले कोष्ठक में कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है जो कि 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय, वॉइड, नल या फिर एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला है अपना थर्ड है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, है ना, एकल समुच्चय जिसे हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट, है ना, सिंगल टोन सेट। अब सिंगल टोन सेट जो है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नाम में ही सिंगल लिखा हुआ है, एकल लिखा हुआ है, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव ही उपस्थित हो एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एकल समुच्चय कहलाता है। अब एक ही अवयव उपस्थित हो, एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, है ना। आप सभी को पता है कि दुनिया में केवल और केवल एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो हम बोल सकते हैं 2 जो है वह एक एकल समुच्चय का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। 2 जो है वो एकल समुच्चय का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जिस समुच्चय में केवल और केवल एक ही अवयव परिभाषित या उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है एकल समुच्चय। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल आएंगे तब इसको और देखेंगे। इसके पश्चात हमारे पास और कौन कौन से समुच्चय जो है वो परिभाषित होते हैं, देखिएगा।
परिमित अपरिमित हो गया, एकल हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय, ठीक है, इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट। अब देखिएगा समान समुच्चय क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें हम बोल सकते हैं वे समुच्चय जिनमें अब इसमें दो कंडीशन है, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, है ना, समान हो। और बी जो है वह है अवयव भी समान हो, अवयव भी समान हो, है ना, समान हो। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाते हैं, है ना, समान समुच्चय कहलाते हैं। एक तो अवयव समान होना चाहिए, साथ साथ में अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए 1 3 2 4, ठीक है। बी अवयव लेता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब बी में अवयव लेता हूँ 4 3 1 2, है ना। अब आप देख सकते हो कि ए और बी दो समुच्चय आपस में समान हैं। कारण क्या है, ए के अवयव 4 है, बी के अवयव भी 4 हैं। ए में जो अवयव हैं वो सेम टू सेम बी में अवयव है, तो हम बोल सकते हैं समान दो चीजें कब होती है, जब वो हूबहू होती है। लेकिन हम जानते हैं कि समुच्चय में वस्तुओं या अवयवों का क्रम महत्व नहीं रखता है। अर्थात ये है कि 1 3 आपस में इंटरचेंज होंगे तो समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 4 होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से बी में 4 आगे आया है तो ए में 4 सबसे पीछे आया है, तो इनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने अवयव ए में हैं उतने अवयव बी में होने चाहिए, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। साथ ही साथ जो अवयव ए में है वो के वही अवयव बी में होने चाहिए, दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए और बी जो है वह कौन से समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अगर दो समुच्चय जो केवल अवयवों की संख्या समान रखते हो लेकिन अवयव समान नहीं रखते हो, ठीक है, तो केवल अवयवों की संख्या समान है ना, अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान है ना, संख्या समान है। तो आप जानते हैं कि जिन समुच्चयों में केवल अवयवों की संख्या समान हो वह तुल्य समुच्चय कहलाता है। मैं यहीं पे समझा रहा हूं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं ना, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, है ना। कारण क्या है, क्योंकि अगर केवल अवयव समान हो जाएंगे तो वह तो होंगे तुल्य, और अवयव समान होने के साथ मतलब अवयवों की संख्या समान होगी तो तुल्य कहलाएंगे, और अवयवों की संख्या के साथ साथ में अवयव भी समान हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर AEIOU, है ना, और बी बराबर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ए और बी में केवल अवयवों की संख्या समान है, अवयव समान नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है ए तुल्य है, ए तुल्य बी है ना। ए समुच्चय जो है वह बी के क्या है, तुल्य समुच्चय, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी है, देखिएगा क्या, नोट करके यहां पे हम लिखेंगे, नोट करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, सभी समान समुच्चय, सभी समान समुच्चय
तुल्य होते हैं, तुल्य होते हैं, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है ना। अब ये क्या चीज है जो नोट में लिखवाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि सभी समान समुच्चय तुल्य होते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, समान के लिए तो दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो। तो अगर वह समान समुच्चय है तो अवयवों की संख्या तो समान होगी, अवयव भी समान होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी समान समुच्चय होते हैं वह तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन तुल्य होने का मतलब ये नहीं है कि वह समान भी हो, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ए और बी में यह तुल्य तो है लेकिन समान नहीं है। तो दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर होगी है ना, कि सारे के सारे समान समुच्चय तुल्य होंगे लेकिन सारे के सारे तुल्य समान हो यह आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। फिर देखिएगा, अब हम समुच्चय में एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समुच्चय के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। SCHOOL स्कूल शब्द है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा शब्द है। स्कूल शब्द के अक्षरों को रोस्टर विधि द्वारा समुच्चय रूप में लिखिए, समुच्चय रूप में लिखिए। अब देखिएगा, मैंने ये सवाल यहाँ पे क्यों करवाया है, क्योंकि मैं एक समुच्चय की बहुत अच्छे गुणधर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, जैसे ही मैं हल में लिखूंगा तो हल में देखिएगा स्कूल SCHOOL, हमारे पास जो स्कूल शब्द है इसमें टोटल कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, ठीक है। अब देखिएगा अगर इसे समुच्चय रूप में लिखा जाए तो S लूंगा, C लूंगा, H लूंगा, O लूंगा और L लूंगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को बात समझ में आ रही होगी। यहां पर हम देख सकते हैं कि O जो है वो 2 बार आया है, लेकिन समुच्चय में O को मैंने केवल और केवल एक बार लिया है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके अगर किसी समुच्चय का निर्माण किया जाए तो उस समुच्चय में जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उनको केवल और केवल एक बार ही लिया जाता है, ठीक है। उसको एक बार ही लेंगे। अगर ओ यहां 10 बार भी होते तो भी हम ओ को कितनी बार लेते हैं, एक बार ही लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कीजिएगा, नोट समुच्चयों में संख्या अक्षर या फिर वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, है ना, पुनरावृत्ति नहीं होती। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, पुनरावृत्ति नहीं होती है ना, नहीं होती। और किसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है? समान संख्याओं, समान वस्तुओं या फिर समान अक्षरों का, ठीक है। तो चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, समुच्चय के बारे में। यहां तक हमने देखा समुच्चय के प्रकार, जो इंपॉर्टेंट प्रकार थे वो मैंने आपको बताए। फिर समुच्चयों के 1-2 गुणधर्म भी मैंने आपको बताए, ठीक है। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है जी।
अब कुछ और सवाल देखते हैं और उससे संबंधित समुच्चयों के क्या करेंगे, गुणधर्म भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो हमारे पास पांचवा, ठीक है, पांचवा जो है वह है उपसमुच्चय, जो समुच्चय के प्रकार में है उपसमुच्चय। ठीक है, देखिएगा इसे बोलते हैं हम सबसेट, है ना, सबसेट, उपसमुच्चय या फिर सबसेट। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर उपसमुच्चय या फिर सबसेट क्या होता है। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिएगा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a बराबर यहां से 1 2 और 3 ले लिया। ठीक है, b बराबर मैंने लिया 1 3 2 5। तो आप देख सकते हैं a के सारे अवयव मतलब 1 2 3 b में उपस्थित हैं, 1 2 और 3। तो हम बोल सकते हैं a जो है वह b का क्या है, उपसमुच्चय। a जो है वह b का क्या है, उपसमुच्चय। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a जो है वह उपसमुच्चय है किसका, b का। अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, यहां से देखिएगा, मान लीजिए ये एक समुच्चय है। ठीक है, इसके अंदर एक और समुच्चय है और इसके अंदर एक और समुच्चय है। ठीक है, हम मान लेते हैं यह समुच्चय क्या है, यह समुच्चय c है, यह समुच्चय क्या है, यह समुच्चय मान लीजिए b है, और यह समुच्चय क्या है, यह समुच्चय a है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा a जो है वह उपसमुच्चय है किसका, b का, क्योंकि b में ही पूरा पूरा a समाया हुआ है। फिर बोल सकते हैं b जो है वो उपसमुच्चय है किसका, c का, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर b उपसमुच्चय c का तो हम बोल सकते हैं a भी जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, c का। समझ में आ रही कि नहीं बात? क्योंकि a उपसमुच्चय b का, b उपसमुच्चय c का, तो इस डायग्राम के हिसाब से a जो है उपसमुच्चय है किसका, c का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि a एवं b किसके हैं, c के उपसमुच्चय हैं। किसके समुच्चय हैं, c के उपसमुच्चय हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी उपसमुच्चय को, है ना। अब इसमें एक वर्ड आता है, वो आता है अधिसमुच्चय, है ना। मैं यहां पर आपको बता देता हूं अधिसमुच्चय। ठीक है, अधिसमुच्चय, है ना। अधिसमुच्चय क्या होता है, देखिएगा यदि a जो है वो उपसमुच्चय है b का, तो a को तो बोलेंगे क्या, b का उपसमुच्चय, लेकिन b को क्या बोलेंगे, a का अधिसमुच्चय। बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि कोई समुच्चय b a का अधिसमुच्चय है, मतलब कि b के अवयव, जितने भी b के अवयव होंगे वह, मतलब a के जितने भी अवयव होंगे वो b में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो a तो कहलाएगा उपसमुच्चय और b a के लिए कहलाएगा इसका अधिसमुच्चय। ठीक है, अब देखिएगा उपसमुच्चय भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्रकार के। उपसमुच्चयों को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उप
समुच्चय। इनकी भी दो कैटेगरी है। पहली है प्रॉपर सबसेट और दूसरी है इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं उचित उप समुच्चय, है ना, उचित उप समुच्चय। और इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित उप समुच्चय। ठीक है, देखिएगा उचित उप समुच्चय का मतलब क्या है, ध्यान देना। उचित उप समुच्चय के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए यहां पर ले लेता हूं 1,2, बी यहां पर ले लेता हूं मैं 1,2,3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वह उप समुच्चय है बी का, और यह उप समुच्चय कौन सा है, उचित उप समुच्चय है। कारण क्या है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ए यदि बी का उप समुच्चय है तो ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए। तो ये तो प्रॉपरली उप समुच्चय की डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लूं, ए बराबर 1,2 लिया और बी भी बराबर क्या लिया, 1,2 लिया, तो आप देख सकते हैं कि ए तो बी का उप समुच्चय है ही, है ना। लेकिन ए में जितने अवयव हैं और जो अवयव हैं वो सेम टू सेम बी में, तो ये प्रॉपरली उप समुच्चय नहीं हुआ, यह तो क्या हो गया, समान समुच्चय हो गया। तो हम बोल सकते हैं ए बी का उप समुच्चय है किंतु उचित वाला नहीं है, प्रॉपर वाला नहीं है, यह क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो हम देख सकते हैं कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, तो उप समुच्चय कौन सा वाला, उचित उप समुच्चय। और अगर ए और बी दोनों के अवयव बराबर ही हो जाए तो ए बी का उप समुच्चय तो होगा लेकिन उचित वाला नहीं होगा, प्रॉपर वाला नहीं होगा, इम्प्रॉपर वाला होगा। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आई है तो एक लाइन में यहां पे लिखवा रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। सभी समान समुच्चय क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुचित उप समुच्चय होते हैं। अनुचित उप समुच्चय होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी समान समुच्चय होंगे उनमें ए और बी दोनों के अवयव समान होंगे, संख्या भी समान होगी और अवयव खुद भी समान होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के उप समुच्चय तो होंगे लेकिन प्रॉपर वाले नहीं होंगे। कौन से वाले होंगे, इम्प्रॉपर वाले उप समुच्चय होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल यहां पर हम करते हैं। एग्जाम्पल ए मैंने यहां पर 1,2,3 लिखा है, ठीक है। हमारा प्रश्न है ए के सभी उप समुच्चयों को लिखिए, ठीक है। ए के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। अब ए के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं उन्हें हमें लिखना, ठीक है। तो देखिएगा, हल में सबसे पहले हम ए को ले लेते हैं 1,2,3, ठीक है। अब इसमें जितने भी उप समुच्चय हैं उनको मैं क्रमबद्ध तरीके से लिख रहा हूं। सबसे पहले फाइ के बाद में अकेला 1, फिर अकेला 2, फिर अकेला 3, ठीक है। फिर जोड़े बनेंगे 1,2, 1,3, 2,3, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा 1, 2 और 3। क्लियर है भाई सभी को। तो टोटल हमें कितने उप समुच्चय मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
तो किसी समुच्चय के अगर उपसमुच्चय ज्ञात करने हैं तो आपका स्टार्ट होगा फाइ से और खत्म होगा उसी समुच्चय से, क्योंकि 1 2 3 भी तो 1 2 3 का उपसमुच्चय है। ये बात अलग है कि वह इम्प्रॉपर है, लेकिन है तो उपसमुच्चय, है ना। तो अब हमें ध्यान देना है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय बनाते हैं तो हमें, क्योंकि अब इन सभी को उपसमुच्चय क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि फाइ या फिर रिक्त समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नोट करके भी लिखवा देता हूं ना, नोट करके, क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास रिक्त समुच्चय है वह सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। क्लियर है बात सभी को, है ना। अब यह एक समुच्चय है, तो इस समुच्चय के सभी अवयव ए में उपस्थित है। अब एक ही है तो एक तो उपस्थित है, दो उपस्थित है, तीन उपस्थित है, 1 2 तो 1 2 उपस्थित है, 1 3 उपस्थित है, 2 3 उपस्थित है, 1 2 3 तो 1 2 3 उपस्थित है। तो इस प्रकार से किसी भी समुच्चय के हम उपसमुच्चय परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं नोट करके एक चीज और बढ़िया लिखवा रहा हूं, क्योंकि चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। नोट करके, किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को n ऑफ ए से लिखते हैं, है ना। ये तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को n ऑफ ए लिखते हैं। अर्थात अगर मैं बोलूं यहां पर n ऑफ ए का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर किसी समुच्चय से निरूपित किए जाते हैं और वो V से किए जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि V जो होगा वह AEIOU होगा। तो n ऑफ V का मान किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 5 है। क्लियर है भाई। अब सुनिएगा, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को n ऑफ ए से लिखते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे, किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 टू दी पावर n ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर होती है, 2 की घात n ऑफ ए के बराबर। अभी मामला समझ में आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये क्या चीज़ लिखी है, थोड़ा गौर कीजिएगा, और गौर ऐसे कीजिएगा, मैंने अभी आपको क्या बोला, n ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यदि n ऑफ ए बराबर कितना है, 3 है, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 की घात n ऑफ ए, अर्थात 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान किसके बराबर, 8 के बराबर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है यह संख्या किसके बराबर आई है, 8 के बराबर आई है। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान यहाँ पर जरूर देना चाहिए
अब इससे संबंधित जेई मेंस में एक सवाल पूछा गया था, वो भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। जेई मेंस जो है वह 2015 में सवाल था कि यदि ए में अवयवों की संख्या, यदि ए में अवयवों की संख्या 3 है तो ए के कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या होगी। हमारा सवाल ये है ना, संख्या है या होगी। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ, 1, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 2, ठीक है। सवाल को अच्छे से देखिएगा कि ए में अवयवों की संख्या 3 है तो ए के कुल अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हमारे इस एग्जाम्पल से काफ़ी मेल खाता है क्योंकि इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 3 से टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8 बनेंगे, लेकिन उन 8 उपसमुच्चयों में एक उपसमुच्चय ऐसा है जो कि रिक्त है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा, क्योंकि एक ही रिक्त है, एक रिक्त के अलावा बाकी सारे जो है अरिक्त है। तो हमारा आंसर ना 1 होगा, ना 8 होगा, ना 2 होगा, आंसर कितना होगा हमारे पास, 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिक से ही सवाल बनते हैं कंपटीशन में, और जो सवाल इस पे बना वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है जी। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, है ना, क्लियर है। अब देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है घात समुच्चय का। घात समुच्चय, घात समुच्चय जिसे हम पावर सेट भी बोलते हैं, पावर सेट, है ना। घात समुच्चय या फिर पावर सेट क्या होता है, देखिएगा। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। ए का घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसे P ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं। इसे P ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए ए हमारे पास 1,2 है, ठीक है। तो परिभाषा देखिएगा, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों, सभी उपसमुच्चय अभी हम बना देते हैं। इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, एक तो 5 होगा, अकेला 1 होगा, अकेला 2 होगा, फिर 1,2 होगा। देखिएगा, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय का मतलब है कि इन सभी को भी हम क्या करेंगे, मंझले कोष्ठक में बंद करेंगे। तो यह क्या कहलाता है, ए का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे P ऑफ ए के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P ऑफ ए, ठीक है जी। P ऑफ ए का मतलब है ए के जितने भी उपसमुच्चय है उनको निकालते हैं, फिर उनको निकालने के पश्चात उन्हें एक समुच्चय में इकट्ठा करते हैं। तो यह ए का क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वह कितनी होती है? यह होती है n ऑफ p ऑफ a, और n ऑफ p ऑफ a का जो मान होता है वो 2 की घात n ऑफ a के बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2 की घात n ऑफ a का मतलब क्या होता है कि a समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या, और a समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय हैं उन्हीं का समुच्चय तो घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि a के उपसमुच्चयों की संख्या होगी, है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने अभी तक जितने भी समुच्चय के प्रमुख प्रकार हैं उनको पढ़ा है, और इस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम समुच्चय संबंधित एक्सरसाइज को देखेंगे, अभ्यास को देखेंगे, प्रश्नमाला को देखेंगे, और जितने भी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।